हेलो व्यूअर्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के नए अध्याय जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। हालांकि इससे पहले भी इससे रिलेटेड क्लास लिया गया है, लेकिन इसमें वो सभी हम लोग देखेंगे जो आने वाला एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप थ्योरी क्लास देख सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वह इससे पहले के क्लास से काफ़ी विस्तार रहेगा, जिसमें और भी इससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो वो सभी बिंदु आप आसानी से हल कर पाएँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होती है। देखिए, ऑप्शन में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन चीज़ों को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो आपको यह जानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, उसको 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। पहला जो है ये हो गया अर्थव्यवस्था। तो 3 प्रकार से, पहला जो है वह नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, और दूसरा विकास के आधार पर वर्गीकरण किया गया, और तीसरा वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पहला जो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया गया उसमें मुख्यतः 3 तरीके से किया गया। पहला उदारवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये तो हुआ नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि विकास के आधार पर वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया अर्थव्यवस्था का उसमें अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और तीसरा विकसित अर्थव्यवस्था। यह हो गया विकास के आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा हम लोगों ने देखा था कि वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। तो वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण वह मुख्यतः 2 प्रकार से किया गया, एक खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो यही इसका जो मेन बेसिक है। अगर ये क्लियर होगा तो आपसे इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछिएगा आप उसका सही जवाब दे पाएंगे। तो आइए, उसी में से है जो इस सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये सभी संबंधित है नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था वर्गीकरण किया गया, जिसमें हम लोगों ने देखा था उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे। उदारवादी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट जो होता है उससे उत्पादन तथा वितरण और उसके धन का जो विनिमय होता है वह किसी निजी क्षेत्र के नियंत्रण में होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र के नियंत्रण कहने का मतलब इस पर पूंजी तथा पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होता है। इसलिए हम कभी कभी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को, उदारवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो उदारवादी है उसी के अंतर्गत पूंजीवादी होता है। क्यों? क्योंकि उदारवादी में क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो इसका जो उत्पादन होता है, उत्पाद का जो वितरण होता है, धन का जो विनिमय होता है, वो सभी निजी क्षेत्र के किसी निजी व्यक्ति के नियंत्रण में होता है। इसी के कारण इसको हम लोग उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह जो उदारवादी अर्थव्यवस्था होता है मुख्यतः यह लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो है वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसे भी हम लोग समझेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें समस्त जो आर्थिक गतिविधि होता है, देखिए आर्थिक गतिविधि आशा करते हैं आपको मालूम होगा, आर्थिक गतिविधि वह होता है जो मानव के द्वारा धन एवं संपत्ति से संबंधित जितने भी क्रियाएं होती है उसे हम लोग आर्थिक गतिविधि कहते हैं। तो वही होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक जो गतिविधि होता है उसका संचालन तथा नियंत्रण वह सरकार के द्वारा किया जाता है। अर्थात इसमें जो पूंजी निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इससे उत्पादन का वितरण, धन का विनिमय तथा उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वह कौन होता है, वह सार्वजनिक स्वामित्व होता है, ना कि कोई निजी स्वामित्व होता है। तो ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है वह लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि लोगों के कल्याण करना होता है। कौन? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था किस प्रकार के राज्यों में, यह भूतपूर्व जो पहले सोवियत रूस था वहाँ देखने को मिलता था समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब आइए, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उदारवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी उसमें उदारवादी का भी गुण पाया जाता है और समाजवादी का भी गुण पाया जाता है। इसमें मुख्यतः सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोग की भूमिका होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का व्यापार का व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा लोगों के कल्याण तथा समाज के वंचित, इन दोनों उद्देश्यों को पूर्ति करने में सक्षम होती है। यानी कहने का मतलब एक और व्यवसाय को भी स्वतंत्रता देता है और दूसरी ओर लोगों के कल्याण
के बारे में भी सोचता है, इन दोनों उद्देश्यों के लिए पूर्ति करने में सक्षम होता है। और इस प्रकार की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह भारत में देखने को मिलती है। तो आपको हम यह भी बता दें, इस प्रकार की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसकी सबसे पहले इसकी संकल्पना कब हुआ था? तो यह संकल्पना होता है जब 1929 ईस्वी में क्या होता है, जब मंदी आता है। तो 1929 ईस्वी में जब महामंदी आता है तो वहीं पर एक अर्थशास्त्री होते हैं, कौन? जॉन बेनार्ड कीन्ज, ये होते हैं ब्रिटिश अर्थशास्त्री होते हैं। इन्हीं के विचारों से यह प्रेरित होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आशा करते हैं कि अब इससे रिलेटेड कभी उदारवादी पूछ दिया जाए, कभी पूंजीवादी पूछ दिया जाए, कभी समाजवादी पूछ दिया जाए, कभी मिश्रित, तो आपको प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो तीनों हैं वह नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया उसी का भाग है। तो आइए देखते हैं, कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में, देखिए स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होता ऐसा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम लोगों ने देख लिया था कि उदारवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, पूंजी निवेश होता है, उससे उत्पादन का वितरण, धन का विनिमय तथा जो उत्पादन के साधनों का वितरण होता है वह किसी निजी क्षेत्र के अंडर में होता है, तो उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मुख्यतः पूंजी या पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण कभी कभी इसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था ऐसा कुछ नहीं था, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या था, हम लोगों ने देखा था, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और उदारवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होता था, यानी इसमें निजी और सार्वजनिक इन दोनों का जो देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? अब आशा करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का आप अर्थ भी निकाल पाएंगे। देखिए, करा अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, तो ऐसा तो नहीं था। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, हाँ ऐसा बात कहा गया था। अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, ऐसा नहीं। छोटे बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व नहीं। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जिसमें समाजवादी तथा उदारवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हो, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते थे। इसमें मुख्यतः निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोग की भूमिका निभाते थे। इसमें मुख्यतः हम लोगों ने क्या देखा था कि सरकारी और निजी क्षेत्र में, जिसमें सरकार के द्वारा व्यक्तिगत व्यवसाय को भी स्वतंत्रता दिया जाता था और दूसरी ओर लोगों के कल्याण के बारे में भी सोचता था। इन दोनों के उद्देश्यों से प्रेरित होता था। यह हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। हो सकता है प्रश्न को और थोड़ा रोटेट करें, तो अगर रोटेट भी करेगा तो अगर आपको अर्थ पता रहेगा तो आप उसका सही जवाब निकाल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। अब कह रहा आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है कौन सा देशों में? विकसित देशों में, अर्धविकसित में, विकासशील में। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने अभी देखा था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, जो 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार से उनको विभाजन किया गया। पहला नियंत्रण के आधार पर हम लोगों ने देखा था उदारवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि विकास के आधार पर वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया वह मुख्यतः 3 भागों में, अविकसित, उसके बाद दूसरा अल्प विकसित, जिसको अल्प विकसित को विकासशील भी कहते हैं, और तीसरा विकसित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की 3 अर्थव्यवस्था जो विकास के आधार पर वर्गीकरण गया है। तो आइए हम लोग तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं। अगर हो सकता है प्रश्न उसके जगह पे कुछ और पूछ दिया है। तो अविकसित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होता है जो उन स्थानों या देशों को अविकसित कहा जाता है जहाँ पर तीनों प्रकार के साधन, कौन कौन? प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय, इनमें से कोई भी एक नग्न हो, उसको हम लोग अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कौन सा हो गया? सहारा मरुस्थल हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। और दूसरा है अल्प विकसित, जिसको हम लोग विकासशील भी कहते हैं। तो अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है? यह वैसी अर्थव्यवस्था होता है जिसमें एक ओर अप्रयुक्त तथा अर्धप्रयुक्त जो मानवीय शक्ति होती है और दूसरी ओर अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन कम या अधिक मात्रा में होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। और विकसित क्या हो गया? तीसरा, विकसित उन स्थानों या देशों को विकसित कहा जाता है जहाँ पर तीनों साधन प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा उनका जो उपयोग है अनुकूलतम और समुचित किया जा रहा हो, तो उसे हम लोग विकसित कहते हैं। तो भारत का दृष्टिकोण, भारत की गिनती किस में किया जाता है? वह विकासशील अर्थव्यवस्था में। तो आशा करते हैं अगर अविकसित से भी पूछ दिया जाए तो भी आप प्रश्न का सही जवाब निकाल पाएंगे, विकसित से भी पूछ दिया जाए तो भी निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान रखता है? अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने इससे पहले इकोनॉमिक्स क्लास में भी किया है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है जब एक वर्ष के अंदर किसी
भौगोलिक या भौतिक सीमा के अंदर अपने राष्ट्र के अंदर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही कहलाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सबसे अधिक किसका होता है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का। अब आइए समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत में वे सभी आते हैं जो कृषि से रिलेटेड है, वानिकी से रिलेटेड है, पशुपालन से रिलेटेड है, मत्स्य से, वे सभी कृषि से रिलेटेड प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को और औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन सा आता है? औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत में आ गया निर्माण तथा विनिर्माण। निर्माण के अंतर्गत में आ गया जैसे मकान हो गया, भवन हो गया, विनिर्माण में रोटी कपड़ा, तो ये द्वितीयक क्षेत्र हो गया। और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसी को सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में क्या क्या आ गया? बैंकिंग आ गया, परिवहन आ गया, और क्या आ गया? व्यापार आ गया, संचार आ गया, बीमा आ गया, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? वह होता है तृतीयक क्षेत्र का। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पहले हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज़्यादा भूमिका कृषि का होता था, लेकिन धीरे धीरे कृषि का प्रतिशत घटा और सेवा क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ा। तो अभी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का काफ़ी योगदान है। नेक्स्ट देखिएगा 5वें, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होता है, घाटे का वित्त व्यवस्था होता है, केवल निर्यात होता है, ना निर्यात ना आयात होता। अब देखिए हम लोगों ने देखा था अर्थव्यवस्था के प्रकार, पहला था नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा था विकास के आधार पर वर्गीकरण, और जो तीसरा है वह है वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। यही 3 प्रकार से अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया है। वैश्विक संबंधों के आधार पर जो वर्गीकरण है वह उसके अंतर्गत में 2 अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में वह होता है जिसमें किसी देश का जो अर्थव्यवस्था है किसी बाहरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ उसका संबंध होता है, यानी शेष विश्व के साथ उसका आर्थिक गतिविधि चालू रहता है, उसे हम लोग खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसका क्या हो? आयात निर्यात शून्य हो, उस अर्थव्यवस्था का किसी बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई संबंध नहीं हो, यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ कोई भी संबंध ना हो, वहाँ आयात निर्यात जीरो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। खुली रहेगा जिसका क्या हो? बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ संबंध हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से विभाजन किया गया। पहला था नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा था हम लोगों ने देखा था विकास के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरा था वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। वही वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण का यह है बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देखिए 6 में, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? कर ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था कि जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं, जिसमें से हम लोगों ने तीसरा था जिसमें देखा था वैश्विक संबंधों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उसमें खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। उसी का एक है कि जिसका शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तो वह होता है बंद अर्थव्यवस्था। उसी को कहते हैं जिसका आयात और निर्यात जीरो होता है, शून्य होता है, उसका शेष विश्व के साथ कोई भी संबंध नहीं होता, तो वह हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहाँ ओनली है? कौन सा? उत्तर कोरिया में, जो किसी भी दूसरे देश के साथ अपना व्यापार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, क्या सत्य होगा? एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, सेकेंड है एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि बताइए खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में ज़्यादा पर्याप्त है या फिर एक श्रम की अधिक वाली? हाँ, क्योंकि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है, और आपको मालूम होगा कृषि जो है श्रम से रिलेटेड है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर इस चारों ऑप्शंस में थे देखा जाए तो पर्याप्त ऑप्शन होगा एक श्रम अधिक वाली, यानी अत्यधिक परिश्रम करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, जिसमें शुरुआती में भारत की स्वतंत्रता के होते ही जो कृषि का है जो काफ़ी योगदान रहा अर्थव्यवस्था में, तो हम कह सकते हैं इसके आधार पर कि एक श्रम शक्ति वाली है, व्यापार अधिक वाली नहीं है, क्योंकि अगर व्यापार का अधिकता होता तो शायद ये उदारवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में आता है, जैसे अमेरिका। एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था, पूंजी अधिक वाली भी अर्थव्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, क्या चीज़ पर निर्भर करता है? वह प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर, उपरिक्त में से सभी। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि जो ये विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्णन है वह 3 प्रकार से किया गया: विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित, अल्प विकसित और विकसित, जिसमें हम लोग को देखा था ना कि विकास कहाँ पर हो रहा था? जहाँ पर तीनों संसाधन था,
प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय, इन तीनों संसाधन का क्या कर रहा, अनुकूलतम या समुचित उपयोग किया जा रहा हो। तो अब बताइए कि वहाँ पर विकास अत्यधिक होगा। प्राकृतिक संसाधन, बिल्कुल। पूंजी का निर्माण, जहाँ पूंजी का निर्माण होगा, यानी कहने का मतलब एक तरह से क्या होगा, समाजवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था वहाँ पे आएगा, तो पूंजी का निर्माण होगा, और वही पूंजी से फिर क्या होगा, लोक कल्याण भी होगा। फिर बाजार का आकार, तो ये भी डिपेंड करता है पूंजी निर्माण के लिए। तो इन तीनों का है जो एक आर्थिक विकास के लिए यह क्या है, निर्भर करता। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। अब ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का देखिए ऐसे अगर जनरल भाषा में आप लोग देखें तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें आपका व्यापार, सेवा तथा तकनीकी को पूरे संसार में वृद्धि, विकास एवं विस्तार किया जाता है, उसी को ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण का जो मुख्य रूप से क्या है, परिभाषा है, जो कौन है, टॉम जी पॉमर के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण का मतलब वह होता है जिसमें सीमाओं के पार, यानी सीमा के बाहर जो भी राष्ट्र है, देश है, उस सीमा के बाहर जो विनिमय पर राज्य के जो प्रतिबंध का ह्रास और विलोपन और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पाद और विनिमय में तीव्र जो स्वीकृति और जटिल विश्व स्तरीय तंत्र ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह, उसका संक्षिप्त में आप समझिए कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, अपने देश के सीमाओं के बाहर जो वैश्विक प्रतिबंध है उसको कम करना। यानी बहुत सारे देश होता है जिसमें प्रतिबंध लगा हुआ था कि आप इसको आयात नहीं कर सकते, निर्यात नहीं कर सकते, बहुत सारा टर्म कंडीशन, ज़्यादा आयात रहता है। तो वो सभी जो क्या है, वो सभी जो प्रतिबंध है उसको क्या करना, ह्रास करना या विलोपन कम करना, वही वैश्वीकरण के रूप में कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन, अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का। तो वैश्वीकरण का मतलब जो घरेलू अर्थव्यवस्था का क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, तथा यह भी है कि क्या करना, कि जो सीमाओं के पार जो विनिमय पर राज्य का जो प्रतिबंध है उसको क्या करना, ह्रास करना, कम करना। नेक्स्ट करना देखिए 10 में, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय। ऊपर था कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, जिसमें हम लोगों ने देखा था घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अब करा वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय, क्या है वैश्वीकरण। तो हम लोगों ने देखा था कि जो टॉम जी पॉमर थे उन्होंने क्या कहा था कि सीमाओं के पार जो विनिमय पर राज्य के प्रतिबंधों का ह्रास या विलोपन करना ही, तथा विलोपन करने के बावजूद जो अर्थव्यवस्था में, जो व्यापार में जो तेजी वृद्धि आता है, वह वैश्विक तंत्र जो स्थापित होता है वैश्वीकरण का, वह वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्विक व्यापार के गुटों की स्थापना करना, दूसरा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करना, यही होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करना। यानी कि जो आपका राष्ट्र है उसके बाहर जो सीमा है अन्य राष्ट्र का, उसमें जो प्रतिबंध लगा हुआ है, जो कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसको कम करना, ताकि आपका आयात और निर्यात बढ़ सके, उसके साथ आपका अच्छा संबंध हो और इस चीज़ में वृद्धि हो आयात निर्यात में। तो इस बी नंबर इसका पर्याप्त होगा। नेक्स्ट देखिए 11 में, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, बाह्य ऋण को बढ़ाना, भारतीय व्यापारी इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, आयात प्रतिस्थापन के कार्यों को त्याग देना। अब बताइए इस तीनों में से क्या ऑप्शन है। आपको बी भी सही लग रहा होगा, भारतीय व्यापारी इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, लेकिन वैश्वीकरण का सही अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ जो आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम करना होता है, उसी को कहते हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसका विलोपन करना, उसका ह्रास करना, वही कहलाता है वैश्वीकरण। तो सी नंबर इसका इस आंसर का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप टॉम जी पॉमर का भी देखेंगे तो उन्होंने ही वैश्वीकरण के बारे में सर्वश्रेष्ठ और यही मान्य परिभाषा दिया है। नेक्स्ट 12 में देखिए, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि पर लगा हुआ। अब बताइए श्रम शक्ति का कितना भाग लगा हुआ है कृषि पर, 43%, 49%, 54%। अब तो हमारे अनुसार लग रहा है कि 49 ही होना चाहिए, क्योंकि हाल का अगर अपडेट देखेंगे उसमें सेवा क्षेत्र का थोड़ा योगदान बढ़ा है, तो थोड़ा कृषि क्षेत्र का योगदान में थोड़ा कमी आया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा इसका पर्याप्त आंसर क्या होना चाहिए, आप अपना कमेंट बॉक्स में इसका दीजिए क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखिए, 13 में कह रहा भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। अधिकतर बेरोजगारी क्या है, तकनीकी है, चक्रीय है, घर्षणात्मक है, संरचनात्मक है, तो आपको बताना। अब देखिए पहले अब हम लोग समझेंगे कि बेरोजगारी क्या होता है, क्योंकि जब तक बेरोजगारी आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो देखिए बेरोजगारी वह शब्द होता है जिसमें किसी व्यक्ति के पास इच्छा, क्षमता एवं योग्यता रहने के बावजूद भी उसे
काम नहीं मिल पाता, उसी को हम लोग कहते हैं बेरोजगारी। तो बेरोजगारी जो मुख्यतः हो वह कितना प्रकार से है, वह 3 प्रकार से है। 3 प्रकार की बेरोजगारी होती है। एक शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी, और दूसरा है कौन सा क्षेत्र में बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और तीसरा शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में। इस प्रकार से 3 प्रकार से क्या किया गया है, बेरोजगारी का विभाजन किया गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा बेरोजगारी होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के हों, वो एक मौसमी बेरोजगारी और दूसरा प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ग्रामीण बेरोजगारी के बाद शहरी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत में भी 2 बेरोजगारी आता है, एक औद्योगिक बेरोजगारी और दूसरा शिक्षित बेरोजगारी, और तीसरा है ग्रामीण एवं शहरी उद्योग दोनों में जो बेरोजगारी होता वह 3 से 4 है। उसमें कौन कौन है, खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी, दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी, और तीसरा घर्षणात्मक बेरोजगारी, और चौथा चक्रीय बेरोजगारी। तो इस तरह से ये है बेरोजगारी के प्रकार। अगर आपको याद रहेगा तो इससे रिलेटेड कभी भी कितना भी प्रश्न पूछे आप गलत नहीं करेंगे। तो आइए उसी में से करा, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार के होते हैं। तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वह संरचनात्मक बेरोजगारी है। अब आपके माइंड में प्रश्न उठा हो कि संरचनात्मक क्यों है, तो आइए इसका हम लोग प्रश्न का सही जवाब देखते हैं। कि देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी है, यह संरचनात्मक बेरोजगारी किसके अंतर्गत में आता है, यह आता है शहरी, ये शहरी नहीं, ये होता है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अंतर्गत में जो बेरोजगारी है। पहला था कौन सा, पहला हम लोगों ने देखा था खुली, दूसरा था संरचनात्मक। तो संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत संरचनात्मक में, संरचना में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न बेरोजगारी होता उसी को हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत में जो अर्थव्यवस्था में पैटर्न और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न बेरोजगारी होता, अब मान लेते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, जो पुराने कारीगर होते हैं वो अपेक्षित कुशलता नहीं रहती है उस टेक्नोलॉजी के अनुसार, तो इसके कारण वो बेरोजगार रहते हैं। दूसरा पैटर्न में परिवर्तन, पैटर्न में परिवर्तन के कारण बहुत सारे उद्योग को बंद करना पड़ता है, और बंद होने के कारण अब उस उद्योग में जो श्रमिक रहते हैं उनको निकालना अवश्यंभावी हो जाता है। तो यही सी को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इस प्रकार की बेरोजगारी है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी भी यह ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत में जो आता था उसी में घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक में क्या होता था, यानी जब आप एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाने के लिए इच्छुक हैं, तो जब आप दूसरे रोजगार में जाते हैं तब जाने के समय में जो कुछ दिन के लिए जो आप बेरोजगार होते हैं उसी को हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरे भाषा में आप समझिए कि अगर एक व्यक्ति एक काम या एक व्यवसाय से दूसरे काम या व्यवसाय में जाने के लिए इच्छुक होता है, परंतु परिवर्तन के प्रक्रिया के दौरान कुछ देर के लिए वह उसको बेरोजगार का सामना करना पड़ता है, तो वही जो होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत में आता है। और चक्रीय बेरोजगारी कौन होता है, चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत में क्या होता है, इसमें जो अर्थव्यवस्था का जो उतार चढ़ाव होता है, मान लेते हैं मंदी आया तो जैसे ही मंदी आने के कारण बहुत सारा जो होते हैं, मंदी आ जाने के कारण क्या होता है, जो श्रमिक लगे होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में तेज़ी आता है तब बहुत सारे एम्प्लॉय का ज़रूरत होता है तो वो उसको बहाली कर लेता है। तो उससे के कारण, चक्र के कारण, उतार चढ़ाव, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में चढ़ने के कारण जो क्या होता है, श्रमिकों का हटाना और उसको कार्यरत करना, वही चक्रीय बेरोजगारी होता है। और तकनीकी तो हम लोगों ने देख लिया था कि यही संरचनात्मक के अंतर्गत में तकनीकी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कह रहे थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 14 में, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित होते हैं। अब कह रहा भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो किनके द्वारा प्रकाशित होता है, तो वह प्रकाशित होता है, इस ऑप्शन में है नीति आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, NSSO के द्वारा, UNA के द्वारा। तो देखिए वित्त आयोग के द्वारा नहीं होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा NSSO के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े। NSSO क्या है, इसका होता है नेशनल सैंपल सर्वे। अब देखिए इसकी स्थापना मुख्य रूप से सर्वेक्षण के लिए किया गया था सांख्यिकी विभाग में। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में PC महालनोबिस के अध्यक्षता में किया जाता है। फिर 1970 ईस्वी में इसका पुनर्गठन कर 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। इसका सिर्फ काम होता है सर्वेक्षण तक सीमित होता है। इसके बाद एक और आता है कौन सा, NSC आता है। तो NSC जो आता है वह, उसका जो काम होता है, जो सर्वेक्षण होता है कब, कहाँ और कैसे किया जाए, उसकी स्थापना होती है शायद 2005 में होती है, तो ध्यान में रखिएगा। और NSO और CSO को मिलाकर, NSSO और CSSO को मिलाकर
NSO बनाया गया है ना, जो अभी अब NSO नहीं है, अब NS उसके जगह पर NSO काम करता है ना। तो इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 में देखिए, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। अब देखिए भारत में बेरोजगारी की किस्म ऑप्शन में है कि ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगार, इनमें से सभी। अभी हम लोगों ने बताया था ना कि भारत में बेरोजगारी का रहा, तो भारत में बेरोजगारी हम लोगों ने देखा था तीन तरीके में तीन विभाजन किया गया, तीन तरीके से। पहला ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी, दूसरा शहरी स्तर पर बेरोजगारी, तीसरा ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर बेरोजगारी। ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी में हम लोगों को देखा था अदृश्य, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा था मौसमी बेरोजगारी, यानी मौसम में परिवर्तन के कारण जो कृषि के मौसमी प्रक्रिया के तहत जो क्या होता है, वो जो उत्पन्न होता है बेरोजगारी, उसी को हम लोग मौसमी कहते हैं बेरोजगारी। और दूसरा था हम लोगों ने देखा था शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत में औद्योगिक तथा शिक्षित बेरोजगारी आ रहा था। और ग्रामीण एवं शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत में हम लोगों ने क्या देखा था, खुली अर्थव्यवस्था, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी को हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी भी कहते हैं। दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी। तीसरा हम लोगों ने देखा था घर्षणात्मक बेरोजगारी। चौथा हम लोगों ने देखा था चक्रीय बेरोजगारी। तो ये था। तो अब बताइए ग्रामीण अल्प रोजगार। ग्रामीण अल्प रोजगार यह भी बेरोजगारी का एक कारण है, क्योंकि जो ग्रामीण के लोग होते हैं, मुख्यतः भारत का जो 49% ग्रामीण है जो, वह कृषि पर डिपेंड है। और कृषि क्या है, एक तरह से मौसमी बेरोजगारी है। यानी कहने का मतलब एक कृषि के फसल की बुआई करने के बाद किसानों को 3 से 4 महीना तक बेरोजगार रहना पड़ता है। फिर मौसम में परिवर्तन के कारण, कृषि एक मौसमी परिवर्तन होने के कारण, फिर अगले फसल की बुआई करने तक उसको क्या करना पड़ता है, कुछ महीनों के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से ग्रामीण जो है वह अल्प बेरोजगारी है। चक्रीय बेरोजगारी क्या था, चक्रीय बेरोजगारी में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई व्यक्ति एक व्यवसाय को छोड़कर किसी दूसरे व्यवसाय में जाता था, तब उस परिवर्तन के कारण उसको कुछ दिन का क्या करना पड़ता था, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता था उस परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान। उसे चक्रीय बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या था, संरचनात्मक में हम लोगों ने देखा था कि पैटर्न में परिवर्तन के कारण तथा टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण क्या होता था, जो उत्पन्न बेरोजगारी होता था उसको हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी। पैटर्न में कैसे चेंज, जैसे पैटर्न में चेंज हो जाने के कारण क्या होता था, बहुत सारे उद्योग धंधे को बंद करना पड़ता था। जैसे उद्योग धंधे बंद हो गया तो उसमें कार्यरत श्रमिकों को निकालना आवश्यक हो जाता था। उसके बाद दूसरा है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है, जो पुराने कारीगर होते हैं वह अपेक्षित कुशलता नहीं रहती है उस टेक्नोलॉजी के अनुसार, तो उसके कारण भी बेरोजगारी। तो इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 में कह रहा है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ग्रामीण बेरोजगारी होता उसमें मुख्यतः अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, और दूसरा हम लोगों ने मौसमी बेरोजगारी था। तो देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी, यह तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में था। उसमें हम लोगों ने देखा था अदृश्य बेरोजगारी। इसी को अदृश्य बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। यह क्या होता है अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी, देखिए यह वह बेरोजगारी होता है जिसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। यानी अगर कुछ श्रमिकों को अगर निकाल भी दिया जाए तो उससे उत्पादकता पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी निकाल भी देंगे तो प्रोडक्शन उतना ही होगा, कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो हैं कहाँ पाया जाता है, तो भारत में कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना। उसके बाद खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी हम लोगों ने देखा था ग्रामीण शहरी क्षेत्र में, जिसमें खुली बेरोजगारी के अंतर्गत में क्या होता था, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिलता है, तो उसे ही हम लोग अनैच्छिक या खुली बेरोजगारी कहते हैं। वह पूरे समय के लिए बेरोजगार रहता है, उसे आवश्यकता के लिए क्या करना पड़ता है, अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये खुली हो गया, यानी खुला है, यानी मतलब खुला मतलब कहने का मतलब प्रचलित मजदूरी पर भी काम करने के लिए उसको नहीं मिल पाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। तो अर्थ बहुत सारा अर्थ से ही उसका पता चल रहा है। जैसे अदृश्य में अदृश्य प्रच्छन्न में समझने की जरूरत है, खुली से खुला ही पता चल रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो प्रचलित मजदूरी दर पर, जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता। तो कह रहा कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, जो क्या होता है, प्रधानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए 17 में क्या था, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में अभी हम लोगों ने देखा था जो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण बेरोजगारी होती है उसके अंतर्गत में दो होता है। एक कौन होता है, एक होता अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरा मौसमी बेरोजगारी। तो बताइए कि इस ऑप्शंस में से कौन बेरोजगारी कृषि में बेरोजगारी को, तो वह हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें क्या होता है, मौसम परिवर्तन के कारण कृषि कार्यों में
प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो एक फसल की बुआई करने के बाद अक्सर जो किसान होते हैं 2 से 3 महीना उनको बेरोजगार रहना पड़ता है, क्योंकि जो कृषि क्या है वह एक मौसमी प्रकृति मतलब मौसमी व्यवसाय है। हमारे देश में जो 49% जो हैं जनसंख्या वह कृषि पर ही निर्भर है। तो इसके कारण इसे मौसमी बेरोजगारी कहा गया, यानी मौसम में परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो उत्पन्न बेरोजगारी होता है ये क्या होता है, यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है कि एक फसल उगाने के बाद किसानों को क्या करना पड़ता है, कुछ महीने बेरोजगार करना पड़ता है, फिर मौसम चेंज होता है तो वह अलग फसल, जैसे धान के बाद क्या होता है गेहूं की, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है ठंडा का सीज़न, तो उसके बीच में जो बेरोजगारी होता है उतना दिन तक उत्पन्न, उसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो यही हो जाएगा कृषि से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 18 में देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत में यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत में जो बेरोजगारी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी होते हैं और दूसरा मौसमी बेरोजगारी होते हैं। इस प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग अदृश्य बेरोजगारी भी कभी कभी कहकर पुकारते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ हो गया, हम लोगों ने अभी देखा था जिसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती थी, अगर कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए फिर भी उत्पादकता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन में देखिए काम करने के लिए इच्छुक होना, काम ना मिलना, ये तो था किसमें, खुली बेरोजगारी में, जिसमें वो काम के लिए इच्छुक है, प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना, उसी में था कि वो क्या होता था, खुली दर पर भी काम करने के लिए, प्रचलित मजदूरी दर पर भी काम करने के लिए तैयार था, लेकिन काम नहीं मिलता था, तो उस स्थिति में उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते थे और वैसे लोग को अपने परिवारों पर डिपेंड होना पड़ता था। 3 में विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का पर्याप्त होना। विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजन करने के लिए पूंजी संरचना का पर्याप्त होना, यह भी नहीं था। प्रश्न आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना, यही था ऑप्शन नंबर डी था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत में क्या था कि कार्यरत लोगों की संख्या आवश्यकता से अधिक होना, जिसमें अगर कुछ कार्यरत श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ना, इसमें भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था जो बेरोजगारी है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, पहला ग्रामीण स्तर पर, दूसरा शहरी स्तर पर और तीसरा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र पर। तो जो ग्रामीण स्तर पर था वह मुख्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, मौसम में परिवर्तन के फलस्वरूप जो फसल का उत्पादन किया जाता है और उस कृषि एक मौसमी फसल होने के कारण एक फसल की बुआई करने के बाद कुछ दिन तक किसानों को 2 से 3 महीना तक एक फसल के बाद बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, तो मौसमी बेरोजगारी था। और दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या था कि उसमें आवश्यकता से अधिक कार्यरत लोग होते थे, जिसमें अगर कुछ श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था। भारत के कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलता था। अब बताइए ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा होगा, मौसमी बेरोजगारी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कृषि एक क्या है, मौसमी व्यवसाय है। और इसी मौसमी व्यवसाय के कारण, मौसम में परिवर्तन के कारण क्या होता है, किसानों को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए क्या करना पड़ता है, बेरोजगार का सामना करना पड़ता है। अदृश्य बेरोजगारी वही था, अदृश्य बेरोजगारी में जिससे आवश्यकता से अधिक श्रमिकों को संख्या होती थी और अगर कुछ श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इस प्रकार की कहाँ देखने को मिलता था, भारत के कृषि क्षेत्र में। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपर्युक्त में से दोनों अर्थव्यवस्था क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से अर्थव्यवस्था है, और तो इसका नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 में करा वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। करा वर्तमान समय में देश के किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या, अब पूरे देश की बात कर रहा है, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो चाहे वो शहरी स्तर पर हो। तो पहला है ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरा है शहरी बेरोजगारी, तीसरा है शिक्षित बेरोजगारी और तीसरा है डी है खुली बेरोजगारी। देखिए आपको हम बता दें कि जो सबसे बड़ा समस्या है वह बना हुआ है शिक्षित बेरोजगारी। अब शिक्षित बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि देखिए शिक्षित बेरोजगारी यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है शहरी क्षेत्र में। और आपको मालूम होगा ना कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए प्रायः एक रोजगार दफ्तर होता है, एम्प्लॉयमेंट जिसको एक्सचेंज कहते हैं, जहाँ पर कोई भी बेरोजगार अपना नाम को पंजीकृत करवा सकता है। इसलिए शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी खुली बेरोजगारी के समान में होती है। तो जो शिक्षित बेरोजगारी होता है, शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत में क्या होता है कि ऐसे श्रमिक जो इसमें शिक्षित होते हैं, ऐसे श्रमिक जिनके शिक्षण और प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन का उपयोग किया जाता है तथा इन श्रमिकों की कार्य दक्षता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, और ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। तो शिक्षित क्या होता है आप ही बताइए। अगर कोई टेक्निकल डिग्री कर रहा है, कोई अच्छा
इंस्टीट्यूट में बाहर में रहकर प्राइवेट में पढ़ रहा, तो उसके संसाधन में, उसके शिक्षण प्रशिक्षण में एक बड़ी मात्रा में संसाधन का उपयोग होता है तथा पैसे का भी खर्च होता है, और इन श्रमिकों की कार्यदक्षता भी नॉर्मल से अलग होती है। फिर भी क्या होता है, उनको ऐसे स्थिति में रोजगार नहीं मिल पाता, इसी को हम लोग शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा भारत में व्याप्त है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो ये छिपी हुई बेरोजगारी है उसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, या छिपी हुई। इसका दूसरा अर्थ में कभी कभी अदृश्य बेरोजगारी भी दे देगा, तो अदृश्य का अर्थ ही तो होता है जो छिपा हुआ है, तो वही है छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब बताइए किस क्षेत्र में होता है, यह ग्रामीण क्षेत्र में होता है और कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत में क्या था, इसमें था कि इस प्रकार के बेरोजगार में जो कार्यरत श्रमिकों की संख्या होती है वह आवश्यकता से अत्यधिक होती है। अगर कुछ श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलता है, तो कृषि क्षेत्र और ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्र, यह दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों है। विनिर्माण और शहरी, इसमें तो शहरी अर्थव्यवस्था हो गया, शहरी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 किसमें, तो ऑप्शन नंबर डी में है 1 और 2। नेक्स्ट देखिए 22 में संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है। अब याद करिए संरचनात्मक बेरोजगारी किसके अंतर्गत में था, शहरी क्षेत्र में था, ग्रामीण क्षेत्र में था, या शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र में व्याप्त था। तो यह जो संरचनात्मक बेरोजगारी था वह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी था उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी को हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी कहते थे। खुली बेरोजगारी क्या था, जिसमें प्रचलित मजदूरी दर पर वो काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता। दूसरा हम लोग संरचनात्मक देखा था। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें टेक्नोलॉजी एवं पैटर्न में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगार उत्पन्न होता उसे हम लोग बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो अब बताइए यह किस प्रकार के होता है, अवस्थिति की अवस्था में, भारी उद्योग की अभिनति में, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता में। यही होता है ना अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, इस चारों में से तो पर्याप्त ही है। अब बताइए कि अपर्याप्त उत्पादन कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन के फलस्वरूप जो पुराने कारीगर थे उनमें अपेक्षित कुशलता नहीं रहती है उस अनुसार, तो वह अपर्याप्त क्षमता। दूसरा हम लोग पैटर्न में देखे थे कि पैटर्न में परिवर्तन के कारण बहुत सारे उद्योग धंधे को बंद करना पड़ता था। उस स्थिति में क्या हो जाता था, जो श्रमिक कार्यरत रहते थे उनको निकालना आवश्यक भावी हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट देखिए थे इसमें शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। अब देखिए हम लोगों ने देखा था ना बेरोजगारी मुख्यतः 3 क्षेत्रों में व्याप्त है। कौन कौन क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, दूसरा शहरी क्षेत्र में और तीसरा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में। तो यह जो शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार के बेरोजगारी थे, एक था औद्योगिक बेरोजगारी और दूसरा था शिक्षित बेरोजगारी। तो देखिए औद्योगिक बेरोजगारी है इसमें, नहीं है ऑप्शन शिक्षित बेरोजगारी, तो हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका पर्याप्त। या प्रच्छन्न और मौसमी कहाँ था, वह था ग्रामीण क्षेत्र में, या और अगर ग्रामीण क्षेत्र ना रहे तो कृषि क्षेत्र भी उसका पर्याप्त आंसर होगा। 24 में देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। अब बताइए प्रच्छन्न बेरोजगारी पहले यह किस क्षेत्र में आते हैं, शहरी क्षेत्र में कि ग्रामीण क्षेत्र में, कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वह आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अब ग्रामीण क्षेत्रों में किस ओर से आते हैं, कृषि क्षेत्र से या अदर से, तो यह कृषि क्षेत्र से। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किन नामों से जानते हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को क्या अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की बेरोजगारी में जो कार्यरत श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अत्यधिक होती है। अगर कुछ श्रमिकों को कार्य से निकाल भी दिया जाए तो उससे उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भारत के किसी क्षेत्र में इस प्रकार की प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन में देखिए बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, श्रम की उत्पादकता कम होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रम की जो सीमांत उत्पादकता होती है वह क्या होती है, वह शून्य होती है, यानी उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो। नेक्स्ट देखिए 25 में किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। करा किस प्रकार के बेरोजगारी में जो स्नातक हैं, स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां नहीं प्राप्त कर पाते। ऑप्शन में है मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। अब देखिए आ गया स्नातक यानी पढ़ा लिखा आ गया। तो शिक्षित बेरोजगारी किस में था, हम लोग देखे थे वह शहरी क्षेत्र में था। शहरी क्षेत्र में मुख्यतः दो टाइप के बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। जो शिक्षित बेरोजगारी थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऐसे श्रमिक जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन का उपयोग किया गया हो तथा इन श्रमिकों की कार्यदक्षता भी अन्य श्रमिकों की
अपेक्षा अत्यधिक होती है, ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को शिक्षित बेरोजगार कहा जाता था। तो यही स्नातक है, स्नातकोत्तर तो हो जाएगा वह शिक्षित बेरोजगारी। और कृषि क्षेत्र से पूछ दिया जाता तो वह मौसमी बेरोजगारी हो जाता। और यह भी प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह भी क्या है, कृषि क्षेत्र में ही है, ग्रामीण दोनों ही है, जो ग्रामीण बेरोजगारी से संबंधित है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में। चलिए 26 में कह रहा है कि बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिलता है। वह कौन सा बेरोजगारी होता है? जब लोगों को वर्ष या कुछ महीने के दरमियान में रोजगार नहीं मिलता। आप देखिए शिक्षित में तो क्या होता हुआ, शिक्षित बेरोजगारी में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे श्रमिक जिनके प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन का उपयोग किया गया हो तथा इन श्रमिकों की जो कार्यदक्षता अन्य श्रमिकों से भी अत्यधिक होती थी। इस प्रकार के जो बेरोजगार जो होते थे, जो रोजगार विहीन श्रमिक होते थे, उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते थे। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या था? संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण हम लोगों ने देखा था कि टेक्नोलॉजी और पैटर्न में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है उसे को हम लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। मौसमी में क्या हम लोगों ने देखा था? मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था कि मौसम में परिवर्तन के कारण, जो कृषि मौसमी परिवर्तन का होने के कारण क्या होता है, एक फसल के बुआई करने के बाद, उगाने के बाद किसानों को कुछ महीना बेरोजगार रहना पड़ता है। यानी वह कृषि क्या है, एक मौसमी प्रवृत्ति का फसल है, तो जिसके कारण उत्पन्न जो बेरोजगारी होता है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। और डी था पूर्ण। तो बताइए कुछ महीने और कुछ वर्ष के कुछ महीने, यहाँ वर्ष के कुछ महीने कर रहा है, तो वर्ष के कुछ महीने में मौसमी बेरोजगारी में, जिसमें मुख्यतः क्या होता है, एक साल में मुख्यतः किसानों को 4 से 5 महीना बेरोजगार रहना पड़ता है। तो इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ष के कुछ महीनों में उनको बेरोजगार रहना पड़ता है मौसम में परिवर्तन के फलस्वरूप, जिसके कारण उसे मौसमी बेरोजगारी भी कहा जाता है। 27 में क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जानते हैं? अभी हम लोगों ने बताए थे ना कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। तो क्या है ऑप्शन में? अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी। तो इसको हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्प बेरोजगारी, क्योंकि मौसमी तो अलग है ही है। संघर्ष संबंधी बेरोजगारी ऐसा है ही नहीं, चक्रीय बेरोजगारी ये अलग है ही है, तो यही हो जाएगा अल्प बेरोजगारी। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को 3 हो गया, अदृश्य हो गया, फिर छिपा हुआ भी हो गया, और अगर नहीं ऑप्शन में रहे तो अल्प भी मारेंगे। अल्प इसलिए क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या था, हम लोगों ने देखा था ना, इसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या वह आवश्यकता से अधिक होती थी, जिसमें अगर कुछ श्रमिकों को हटा दिया जाए तो उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए 18 में, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? अब बताइए प्रच्छन्न बेरोजगारी पहले कौन सा क्षेत्र में व्याप्त है, शहरी क्षेत्र में कि ग्रामीण क्षेत्र में? तो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में। अब ग्रामीण क्षेत्र में किस ओर से है? तो वह है कृषि क्षेत्र में। क्यों है? क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। और अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत क्या होता था कि बेरोजगारी में कार्यरत श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अत्यधिक होती थी, जिसमें अगर कुछ श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तो क्या होता था, उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, यानी उसकी सीमा शून्य ही रहेगी। तो ऐसे कहाँ बेरोजगारी उत्पन्न होता था? भारत के कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए 29 में, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? अब बताइए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा भी है। देखिए भारत में जो गरीबी रेखा का अब है जो निर्धारण, वह नीति आयोग के द्वारा किया जाता है ना। पहले जो था NSSO का भी भूमिका था, लेकिन आपको मालूम होगा ना, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे और CSO, इन दोनों को मिलाकर NSO गठन कर दिया गया। तो अब होगा वह नीति आयोग के द्वारा, और नीति आयोग जो करता है वह बहुआयामी प्रक्रिया के द्वारा, है ना, उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचांक के माध्यम से उसका निर्धारण करता। तो नीति आयोग क्या था, इसको थिंक टैंक के रूप में जाना था। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यही योजना आयोग जो 65 वर्षीय संस्था 65 वर्ष से चली आ रही थी, उसको हटाकर नीति आयोग बनाया गया। नेक्स्ट देखिए 30 में, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अत्यधिक है? अब कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है? तो वह प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे अत्यधिक गरीबी का प्रतिशत कितना है, आप हमें बताइए कहाँ कितना है वहाँ। नेक्स्ट 31 में है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अब करा अल्प विकसित। अब पहले आप समझिए कि अल्प विकसित देश क्या है। तो हम लोगों ने देखा था ना, अर्थव्यवस्था के प्रकार में 3 प्रकार था। कौन कौन था जो वर्गीकरण किया गया था? वह था, एक था
नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा विकास के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरा ये था वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। तो जो विकास के आधार पर वर्गीकरण था उसमें से हम लोगों ने देखा था विकसित, अल्प विकसित और विकसित, 3 देश थे। तो अल्प विकसित देश में गरीबी का मुख्य कारण क्या था? तो अल्प विकसित में हम लोगों ने क्या इसका परिभाषा देखा था? देखिए, अगर वो याद रहेगा तो आप यहाँ से अर्थ को निकाल लेंगे। अल्प विकसित में हम लोगों ने देखा था जहाँ एक ओर अप्रयुक्त तथा अर्धप्रयुक्त मानव शक्ति तथा दूसरी ओर अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन का कम या अधिक उपलब्धता पाया जाना ही अल्प विकसित या विकासशील कहलाता था। तो देखिए, स्वैच्छिक निष्क्रियता ऐसा नहीं है। आय में असमानता, हाँ ये कुछ है इसका प्रभाव, क्योंकि वहाँ पर क्या था, आय में असमानता, यानी जो मानव शक्ति का वहाँ प्रयोग अप्रयुक्त और अर्धप्रयुक्त के रूप में किया जा रहा था। अब प्राकृतिक संसाधनों का भी उसी प्रकार प्रयुक्त हो रहा था, कम या अधिक मात्रा में। अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन अगर वह पर्याप्त मात्रा में समुचित रूप से उपयोग हुआ तब तो विकसित में आ जाता। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका पर्याप्त हो जाएगा। आय में असमानता के कारण। लोगों में बुद्धि का अभाव, ऐसा नहीं। सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 32 में, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। बताइए, भारत में निर्धनता यानी गरीबी के स्तर का आकलन कौन करता है? विभिन्न राज्य के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार के औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग के व्यय के आधार पर, देश के मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो देखिए, भारत में जो क्या है, गरीबी रेखा है। गरीबी रेखा पहले क्या होता है? गरीबी रेखा वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करता है। यानी गरीबी रेखा से ही जो उसका अर्थ है, जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यय करता है, कि वह प्रति व्यक्ति जो मासिक व्यय है वह कितना कर रहा है। इसके आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत में जो गरीबी रेखा है उसके निर्धारण के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई। जो हाल में भी कौन सा चल रहा है, ये हो जाएगा श्रीरंगराजन समिति, है ना। उसके पहले सुरेश तेंदुलकर समिति आया था। श्रीरंगराजन जो 2012 में गठित किया गया, 2014 में ये अपना रिपोर्ट देता है। तो आगे इसकी चर्चा करेंगे कि ये निर्धनता उन्मूलन के लिए कौन कौन सा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में, भारत में मुख्यतः गरीब उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? देखिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम वह 1982 में लाया जाता है। अब याद करिए 1982 में किसकी सरकार होती है? इंदिरा गांधी की सरकार होती है। इंदिरा गांधी सरकार बनती है। अब इंदिरा गांधी सरकार कब बनती है आपको मालूम होना चाहिए ना। 1966 से लगातार ये रहती है, 1984 ईस्वी तक रहती है इंदिरा गांधी सरकार। वही 1982 में बनती है। तो 1982 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाता है। इसमें मुख्यतः जो गरीबी उन्मूलन के लिए 20 सूत्रों को निर्धारण किया जाता है, यानी 20 टॉपिक उसमें रखा जाता है, इसलिए इसको 20 सूत्री कार्यक्रम कहा गया है। तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। और बाकी तो आशा करते हैं आपको पता ही होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन थे। याद करिए, ये वही विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं जब राजीव गांधी के बाद जो बनते हैं, किसके सपोर्ट से? कांग्रेस के ही सपोर्ट से। उनके बाद क्योंकि जब इंदिरा गांधी का मौत होता है 1984 में, तो फिर राजीव गांधी बनते हैं ना, क्योंकि उस समय जो उनकी जो संवेदना है काफ़ी प्राप्त होता है, अच्छे वोट भी आता है। उसके बाद फिर विश्वनाथ प्रताप 11 महीना का सरकार इनका होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा होता है ना, उसके मुद्दा को लेकर सरकार अपना समर्थन वापस ले लेती है। तो मात्र 11 महीना तक ही ये अपना शासन कर पाते हैं। यानी 1989 में बनते हैं और 10 नवंबर 1990 ईस्वी को इनको अपना हटना पड़ता है प्रधानमंत्री से, क्योंकि सरकार अपना समर्थन वापस ले लेती है। वही कांग्रेस रहती है, कांग्रेस पीछे हट जाती है। नेक्स्ट देखिए 34 में, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? बताइए, ये भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? वह जो होगा, प्रश्न का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। क्यों कहा जाता है? देखिए, आपको इसे याद भी रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। बताया जाता है कि 2009 से लेकर 2015 तक जो मध्य प्रदेश में बच्चों हैं लगभग 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ 20 लाख है कि 15 लाख है, मतलब 1 करोड़, मतलब वही 15-10 लाख होगा। 1 करोड़ 10 लाख लोग कुपोषण के कारण मारे गए थे। तो इसीलिए इस समय इसी से इसको भारत का इथोपिया के रूप में भी जाना जाता था, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट देखिए 35 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचांक भारत में गरीबी की तीव्रता का माप के लिए सबसे उपयुक्त है? अब बताइए कि गरीबी की तीव्रता का माप के लिए सबसे उपयुक्त है। मानव विकास सूचांक, लिंग असमानता सूचांक, मानव गरीबी सूचांक, बहुआयामी गरीबी सूचांक। कौन होगा? इसकी चर्चा हम लोग किए ना कि पहला आपको यह ध्यान में रखना होगा, गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। और वह जो तीव्रता का माप का जो सूचांक है वह किसके माध्यम से करता है? यही होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के माध्यम से नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न ये भी पूछ दिया जाए, यह कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। कौन सा सूचांक है? यही अपनाता है। और देखिए एक है मानव विकास। ये मानव विकास सूचांक क्या है? ये मानव विकास सूचांक आगे हम लोग पढ़ेंगे
कि यह जो मुख्यतः है जो आर्थिक विकास के जो मापक जो विभिन्न सारे उसके घटक हैं, उस घटक में से एक है आर्थिक विकास के मापक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की यूएनडीपी के द्वारा स्थापना होती है। उसके बाद इसका जो 3 आयाम रखते हैं, 3 आयाम सूचक हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे जीवन स्तर, ज्ञान तथा स्वस्थ जीवन, ये सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छा से। नेक्स्ट देखिए 36 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीब दूर करने हेतु है। अब बताइए कि कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो गरीबी को दूर करने हेतु था। इस प्रश्न का आप हमें जवाब दीजिए कि क्या होगा, है ना, 36 का। नेक्स्ट देखिए 37 में कह रहा है कि भारत में कथन, पहले देखिए कथन पढ़ लेते हैं। कथन में है, कथन ए में, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। हाँ, जो नगरीय गरीबी की जड़ें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, कह सकते हैं। कथन तो कहना सही है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वही क्या कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में वो शहर आ रहे हैं, है ना। बी में है, कारण है, कथन हो गया। कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, यह सही है, लेकिन वह कथन ए का कारण जो कारण आर नहीं है कि गरीबी क्षेत्रों की जड़ें जो ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, तो वह सिर्फ शिक्षा से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि लोग रोजगार को प्राप्त करने के उद्देश्य से, काम धंधे के उद्देश्य से, रोजगार ना मिलने के कारण उस उद्देश्य से वो ग्रामीण से क्या हो रहे हैं, शहर की ओर निकल रहे हैं। तो ए और आर तो दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। हाँ, शिक्षा स्तर नीचा होना अलग बात है, लेकिन इस कथन का उससे कारण का स्पष्ट उत्तर नहीं है, इसलिए ए आर सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होगा ना कि जो गरीबी की जड़ें ठीक है ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, लेकिन जो शहर ग्रामीण क्षेत्रों का शिक्षा स्तर नीचा है, तो नीचा कहने का मतलब वहाँ पर रोजगार की भी तो मात्रा, रोजगार की भी तो पर्याप्तता नहीं है ना। बहुत सारे उसमें जैसे मौसमी बेरोजगारी देखने को मिल रहा था, प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिल रहा था, तो ये सभी भी तो वहाँ पर व्याप्त है ना शिक्षा के साथ साथ में, जिसके कारण वो पलायन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 18 में, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अब देखिए अंत्योदय कार्यक्रम क्या था। यह अंत्योदय जो कार्यक्रम चलाया गया था, यह ध्यान में रखिएगा, यह तो गरीबी दूर करने के लिए चलाया ही गया था। देखिए ऑप्शन में है शहरी गरीबी दूर, अल्पसंख्यक के उन्नति करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार लाना, गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना। तो यह अंत्योदय योजना था जो गरीबों में सबसे गरीब लोग हैं उनको मदद करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। और सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, वह राजस्थान से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में कह रहा है कि कुटीर योजना का संबंध किससे है। अब बताइए कुटीर योजना का संबंध किससे। याद करिए, जब क्या होते हैं, आती है सरकार किसकी, भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, उसके बनने के बाद वो घोषणा करते हैं 2014 में 1000 दिनों में लगभग 1842 गांवों में विद्युतीकरण करने का, जहां पर विद्युत नहीं था। वही कुटीर उद्योग था। तो कहा था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए आपको शायद आप ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड होंगे तो आपको पता होगा ना कि बीपीएल को आया था, निःशुल्क बिजली बिल प्रदान किया गया था, तो वही कुटीर योजना के तहत वो चालू किया गया था, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 में, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। अब आ जाइए वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आपको यह समझना होगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है ना। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, यह जो इसकी स्थापना यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ओ अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो वह यूएनडीपी का ही है। अब देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या, इसी को पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा, कि जो आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के मापक हैं। तो आर्थिक समृद्धि के जो मापक हैं उसमें तो हम लोगों ने जाना था कि वो आर्थिक समृद्धि में जीडीपी था, जीएनपी था, उसके बाद एनएनपी था, फिर उसके बाद क्या था, एनएनपी के बाद एनपी था, है ना, फिर पीसीआई था। ये सभी था आर्थिक समृद्धि के। और जो आर्थिक विकास का है वह मापक जिसमें था वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स था, एचडीआई था, फिर लैंगिक विकास सूचांक, उसके विभिन्न आर्थिक विकास के विभिन्न सूचांक है। तो उन आर्थिक विकास के मापक में एक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसका जो है सबसे पहले बार वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वह स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो वह यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा
मानव विकास सूचांक को 1990 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 41 में मानव विकास सूचांक किसने बनाया। अब बताइए किसने बनाया। पहला प्रश्न क्या था, पहला था कि किसका वार्षिक प्रकाशन है, किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो हम लोगों ने देखा था कि वह जो अच्छा इस प्रश्न का थोड़ा गलत हो गया, देख लीजिएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो वार्षिक प्रकाशन है IBRDA का, है ना, यह ध्यान में रखिएगा। वह बनाया जरूर UNDP, लेकिन जो उसका वार्षिक प्रकाशन है वह IBRD है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो दूसरा है 41 में मानव विकास सूचांक किसने बनाया, तो बनाया है कौन, UNDP के द्वारा बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचांक को प्रस्तुत किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। मानव विकास सूचांक है क्या, यह आर्थिक विकास के मापक के विभिन्न घटकों में से एक घटक है, आर्थिक विकास सूचांक। दूसरा है मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री की देन है। देखिए अब समझिए इसको, जो मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यह जो इस सूचांक की संकल्पना है वह सबसे पहले पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देखिए ऑप्शंस में तो दे रहा है यहाँ पर, हमारे अनुसार तो दोनों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो क्या है, आर्थिक विकास सूचांक की जो संकल्पना के विकास के संबंध में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, दोनों का रहा है। नेक्स्ट देखिए 43 में निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचांक का हिस्सा नहीं है, कौन सा हिस्सा नहीं है। स्वास्थ्य एवं पोषण है, प्रति व्यक्ति आय है, जनता के समय जीवन प्रत्याशा, सकल माप। अब देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि मानव विकास सूचांक क्या था। हम लोगों ने देखा था कि आर्थिक विकास के मापांक के विभिन्न घटकों में से एक घटक है मानव विकास सूचांक। अब इसकी स्थापना क्या किसके द्वारा की जाती है, यह मानव विकास सूचांक के द्वारा किया जाता है। और कौन अर्थशास्त्री इसको संकल्पना करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, जिसमें महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा इसकी संकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, विकास संकल्पना के विकास में प्रस्तुत करने में। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मानव विकास सूचांक की गणना में 3 आयामों यानी 3 आयाम और सूचकों का प्रयोग किया गया। वो 3 आयाम क्या माना गया है, पहला माना गया है स्वस्थ जीवन, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है जीवन स्तर। इन 3 का क्या माना गया, 3 आयाम और सूचक माना गया है। तो जो स्वस्थ जीवन है वह जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है। कौन, स्वस्थ जीवन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को दिखाता है। उसके बाद जो ज्ञान है वह मुख्यतः स्कूल के औसत तथा प्रत्याशित वर्ष को दिखाता है। यानी आप कह सकते हैं जो स्वस्थ जीवन है वह जन्म के समय प्रत्याशित जीवन तथा स्वस्थ पोषण ये दोनों को इंडिकेट करता है। प्रति व्यक्ति आय है, यह जीवन स्तर, जो जीवन स्तर हुआ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को दर्शाता है ना। तो कौन सा हो जाएगा, इसका हिस्सा नहीं हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सकल नाम निवेश, है ना। तो यही इसका क्या है, सूचांक नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। 44 में मानव विकास सूचांक का आधार क्या है। तो देखिए मानव विकास सूचांक का आधार अभी हम लोगों ने देखा था कि मानव विकास सूचांक के 3 आयाम तथा सूचक हैं। पहला क्या हम लोगों ने देखा था, पहला था कि स्वस्थ जीवन, पहला था स्वस्थ जीवन और दूसरा था ज्ञान और तीसरा था स्वस्थ जीवन, ज्ञान और तीसरा था जीवन स्तर, है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, स्वस्थ है, शिक्षा भी है, कॉमा यहाँ पर होगा जीवन स्तर, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। देखिए ऑप्शन ए में क्यों गलत हो गया, क्योंकि ठीक है स्वास्थ्य जीवन की तो बात किया गया, शिक्षा की भी बात किया गया, लेकिन रोजगार का बात नहीं किया गया, इसलिए पहला गलत हो गया। पहला क्या, दूसरा में क्या, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है। स्वास्थ्य जीवन का बात किया गया, शिक्षा का भी बात किया गया, लेकिन तीसरा में रोजगार ना कर जीवन स्तर का बात किया गया है। जीवन स्तर इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की बात की गई। ऑप्शन डी क्यों गलत हुआ, शिक्षा का तो बात किया गया है, जीवन स्तर का भी बात किया गया, लेकिन रोजगार का बात नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा तथा जीवन स्तर। जीवन स्तर क्या दर्शा रहा है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को दर्शा रहा है। शिक्षा क्या दर्शा रहा है, यानी वह ज्ञान को दर्शा रहा है, जिसमें स्कूल के औसत वर्ष और प्रत्याशित वर्ष है वह दिखा रहा है कि क्या है वहाँ का लिटरेसी रेट। स्वास्थ्य जीवन क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा क्या है, यानी जो है ना मृत्यु दर हो गया उसको लेकर। नेक्स्ट 45 में देखिए, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या होगा कि मानव विकास रिपोर्ट HDI। अब ये भी हम लोग जान ले, HDI कौन पब्लिकेशन किसके द्वारा स्थापना किया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट UNDP के द्वारा इसको स्थापना किया गया। लेकिन
वह जो है वो किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो वह IBRDA का था। UNDP द्वारा 1990 ईस्वी में किया गया। HDI है क्या, तो यह आर्थिक विकास के विभिन्न मापांकों में से एक घटक है। या कैसे FDI किसी देश का निकाला जाता है, तो किसी देश का HDI निकालने के लिए मुख्यतः 3 आयामों का सूचक लिया जाता है। और एक बात और आप ध्यान देंगे, यह 3 सूचक आयामों का तो प्रयोग किया ही जाता है। और क्या होता है कि एक स्केल, यानी क्या होता है कि एक मतलब जो 3 मानकों के आधार पर एक मतलब स्केल का स्थान होता है। जो स्केल का जो मापांक होता है वह 0.000 से क्या होता है 1.00, इसके बीच के एक स्केल का निर्धारण किया जाता है। यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैं वह उसको जो है सभी देशों में हो रहे मानव विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसको जो है 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वह जो 4 श्रेणी का है उसके लिए एक स्केल पैमाना लिया गया है। कौन स्केल पैमाना का मापांक क्या होगा, 0.000 से लेकर 1.000, यानी इसके बीच में वह स्केल तय किया गया है कि इसमें जिसका जिसका मान होगा उसको हम 4 तरह से वर्गीकृत करेंगे। कौन कौन 4 तरह है वर्गीकृत, पहला है अति उच्च मानव विकास वाले देश, दूसरा अति उच्च के बाद सिर्फ उच्च मानव विकास वाले देश, तीसरा है मध्यम मानव विकास वाले, और चौथा है निम्न विकास वाले। तो ध्यान में रखिएगा, पहला अति उच्च विकास वाले देश, दूसरा उच्च विकास वाले देश, और तीसरा कौन था, तीसरा है मध्यम मानव विकास वाले देश, और चौथा है निम्न मानव विकास वाले। तो यही इसी का स्केल का निर्धारण होगा। जो अति उच्च होगा वह क्या होगा, उसका जो होगा 0.800 से जो अधिक होगा उसको अति उच्च विकास वाले देश में रखा जाएगा, और अति उच्च के बाद सिर्फ उच्च मानव विकास वाले में किसको रखा जाएगा, जो रहेगा 7.700 से 0.799 के बीच में रहेगा, उसको उच्च वाले रखा जाएगा। मध्यम में किसको रखा जाएगा, मध्यम में रखा जाएगा जो रहेगा 0.550 से 0.699, और निम्न वाले में क्या हो जाएगा 0.55 से कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या किया गया, 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर, वह मानव विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। तो राज्य स्तरीय ये हम लोग देखें तो राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला वह कौन है, कौन सा देश है, वह है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश उसको क्या कहा जाता था, भारत का इथोपिया भी इसको कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर कुपोषण के कारण अत्यधिक बच्चों की मृत्यु हुई थी, जिसमें हम लोग डाटा भी देखे थे, लगभग 1,10,00,000 2009 से 15 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में देखिए, 40 में करा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। अब बताइए कि UNDP के आधार पर, UNDP तो सबसे पहले क्या किया, HDI का क्या करता है, कार्यक्रम को प्रस्तुत इसी के द्वारा किया जाता है, UNDP के द्वारा। वह 1990 ईस्वी में पूरे वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन भारत में कब किया जाता है, वह अप्रैल 2000 में किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया, अप्रैल 2000 में, और पूरे देश में पहली बार UNDP के साथ, वह 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए 47 में कह रहा है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया। देखिए आ गया ना प्रश्न, अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि UNDP के अंतर्गत जो मानव विकास रिपोर्ट है उसमें क्या था, विश्व के सभी देशों में हो रहे मानव विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है, पैमाना का आधार अपनाया गया। उस पैमाने को 4 प्रकार से बांटा गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि मानव विकास को सुनिश्चित करने के लिए UNDP द्वारा क्या किया गया, 4 श्रेणी को तैयार किया गया है, जिसमें पहला श्रेणी है, इसमें पहला श्रेणी दिया हुआ है ही नहीं, तो देखिए लिख देते हैं आपको। पहला श्रेणी है अति उच्च विकास श्रेणी, दूसरा है उच्च मानव विकास श्रेणी, और दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होगा, तीसरा है मध्यम मानव विकास श्रेणी, और चौथा है निम्न विकास श्रेणी। अब देखिए इसमें एक स्केल पैमाना का तर्ज किया गया, इसमें एक स्केल रखा गया। जो स्केल क्या था हम लोगों ने देखा था, 0.00 से 1.000, इतना के बीच में ये स्केल किया गया। देखिए हम आपको बता देते, हो सकता है प्रश्न वो भी पूछ दिया। अति उच्च वाले विकास रिपोर्ट में जो स्केल होगा वह कहाँ से कहाँ तक होगा, वह 0.800 से जो अत्यधिक होगा स्केल में आएगा उसको अति उच्च विकास वाले देश में रखा जाएगा। और उच्च विकास वाले में क्या होगा, यह हो जाएगा 7.700 से क्या हो जाएगा 0.799 तक। और मध्यम में क्या हो जाएगा, मध्यम में हो जाएगा 0.550 से क्या हो जाएगा
0.699 और निम्न में क्या हो जाएगा, निम्न में हो जाएगा 0.550 से जो कम रहेगा, है ना। तो ये तीनों है जो क्या है, मानव विकास रिपोर्ट की श्रेणी में रखा जाता है। जो अति निम्न है, अति निम्न कोई भी श्रेणी नहीं है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें छांटना था। नेक्स्ट देखिए 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचांक का माप नहीं है। कौन सा माप नहीं, अभी हम लोगों ने देखा था ना कि मानव विकास सूचांक के 3 आयाम सूचकों को रखा गया। पहला हम लोगों ने क्या देखा था, स्वास्थ्य जीवन, दूसरा देखा था ज्ञान और तीसरा देखा था जीवन स्तर। तो जो क्या था, स्वास्थ्य जीवन था, वह क्या दर्शा रहा था, वह दिखा रहा था जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को दिखा रहा था। दूसरा ज्ञान जो था वह क्या दिखा रहा था, एक तरह से स्कूल के औसत वर्ष और प्रत्याशित बात यानी वो साक्षरता को बता रहा था। और तीसरा हम लोगों ने देखा था जीवन स्तर क्या दिखा रहा था, वह दिखा रहा था यानी प्रति व्यक्ति का राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय। तो क्या हो जाएगा, सकल नामांकन की लिंग अनुपात। तो स्वस्थ जीवन वह लिंग अनुपात को दिखा रहा है, लेकिन सकल नामांकन वह मानव विकास सूचांक का कोई भी सकल नामांकन है ना। अच्छा, सकल नामांकन तो दिखा ही रहा है ना। जीवन जो हम लोगों ने देखा था, जो 3 आयाम कौन कौन था, पहला था स्वास्थ्य जीवन और दूसरा था ज्ञान और तीसरा था क्या था, तीसरा जीवन स्तर। तो जीवन स्तर में जो था वह क्या था, जीवन स्तर में जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी सकल नामांकन को दिखा रहा था कि जो प्रति व्यक्ति जो उसके अंतर्गत में आते हैं उसका राष्ट्रीय आय क्या। तो लिंग अनुपात इसमें नहीं कहीं दिखा रहा। नेक्स्ट देखिए 49 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, अब बताइए। भूमि सुधार कर असमानता घटाया जा सकता है, बिल्कुल घटाया जा सकता है अगर इसमें सुधार कानून लाया जाए। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो आज़ादी से पहले जमींदारी व्यवस्था थी उसमें बहुत सारे किसानों के पास, बहुत सारे रजवाड़ों के पास बहुत सारा धन था। लेकिन हम लोगों ने देखा था ना, स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे के द्वारा भी भूदान आंदोलन से प्रयास किया गया, फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुत सारा क्या किया गया, उसमें संविधान संशोधन लाकर उसको किया गया। तो भूमि सुधार से भी असमानता घटाने का उपाय क्या था, कर रोपण, यानी कर को भी रोपण कर अगर कर का सही रूप से उसका क्या किया जाए, कलेक्ट करके क्या कर सकता, वह असमानता को घटा सकता। उस कर का सार्वजनिक लोगों पर व्यय किया जा सकता, ताकि जो अति मध्यम वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, उनको थोड़ा उठाया जा सके। तो कर रोपण भी इसका असमानता घटाने का एक उपाय है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यह भी अगर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आप कोई भी क्या लाकर, कोई भी योजना के द्वारा लाकर उन सभी को लाभ पहुंचाया जा सकता है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से भी। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अब बताइए अर्थव्यवस्था का उदारीकरण से कभी असमानता घटेगा। अब याद करिए उदारीकरण क्या था, उदारीकरण वह स्थिति था जिसमें हम लोगों ने देखा था पूंजी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट में उससे उत्पादों का वितरण तथा धन का विनिमय किसी निजी क्षेत्र के अंतर्गत में होता था। अर्थात उसमें पूंजी एवं पूंजीपतियों पर बाजार का नियंत्रण होता था। इसलिए इसे हम लोग कभी कभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कह देते थे। इस अर्थव्यवस्था में मुख्यतः वह लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता था। इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका प्रश्न का सही जवाब नहीं हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न था उसका हम लोगों ने विस्तार पूर्वक हल देख लिया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक को हमारे क्लास के देखने के लिए धन्यवाद।